Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। आज हमारा टॉपिक है फाइलम एनेलिडा। हम देखते हैं कि फाइलम एनेलिडा में पाए जाने वाले एनिमल्स की बॉडीज छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड हैं, जिनको हम सेगमेंट्स कहते हैं। और जब हम इनको मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं तो ये सेगमेंट्स छोटे छोटे रिंग्स की फॉर्म में हमें नजर आते हैं। इन छोटे रिंग्स की वजह से हम इनको फाइलम एनेलिडा का नाम देते हैं, क्योंकि लैटिन में एनिलिस का मतलब है लिटिल रिंग। सो दिस इज द रीजन के इन एनिमल्स को जिस फाइलम में प्लेस किया गया उस फाइलम को एनेलिडा कहा गया। हम जिन वर्म्स से सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं और अपनी रूटीन लाइफ में हम उन्हें देखते हैं, दे आर एनेलिड्स। एनेलिड्स की बॉडी सेगमेंटेड है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे सेगमेंट्स मौजूद हैं। जैसे एक ट्रेन के अंदर, जिसे रेलगाड़ी कहते हैं, उसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह से इनकी बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। और कंपार्टमेंट्स या सेगमेंट्स का बनना सेगमेंटेशन कहलाता है। इनके अंदर एक खास किस्म की सेगमेंटेशन पाई जाती है जिसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन ऐसी सेगमेंटेशन है कि जिसमें बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और वो सेगमेंट्स आपस में स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। यहां सिमिलैरिटी से मुराद ये है कि उन सेगमेंट्स के अंदर कुछ ऑर्गन्स ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट होते हैं। यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं एक अर्थवर्म की, जो कि एनेलिड है। इसकी बॉडी में अगर आप देखें तो 3 सेगमेंट्स यहां पे शो किए गए हैं बॉडी के अंदर। इन सेगमेंट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इसे हम कहते हैं मेटानेफ्रीडियम। आप देख रहे हैं कि हर सेगमेंट के अंदर उसका अपना मेटानेफ्रीडियम मौजूद है। सो जब आप एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करेंगे तो मेटानेफ्रीडिया आपको हर सेगमेंट के अंदर रिपीट होता हुआ नजर आएगा। सो विद रेफरेंस टू मेटानेफ्रीडियम, ये सेगमेंट्स आपस में सिमिलर हैं। सो सिमिलर सेगमेंट्स बनना कहलाता है मेटामेरिज्म। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ साथ कभी कभी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी इनके रिपीट होते हैं। जैसे कि हम आगे चल के लोकोमोशन में देखेंगे कि इनकी बॉडी के हर सेगमेंट्स के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम सीटी या कीटी कहते हैं, वो मौजूद हैं और हर सेगमेंट के अंदर वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी रिपीट होते जाएंगे। सो इस तरह की सेगमेंटेशन जिसमें ऑर्गन्स रिपीट होते हैं और सेगमेंट्स आपस में सिमिलर हैं विद रेफरेंस टू सर्टेन ऑर्गन्स, इनको हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनकी बॉडी सेगमेंटेशन इस तरह से है कि ट्रांसवर्सली इनकी बॉडी सेप्टम से डिवाइडेड है। दिस इज व्हाट वी कॉल सेप्टम। सेप्टम बेसिकली एक मेम्ब्रेन या सेपरेशन को कहते हैं। आप यूं समझ लें कि जैसे एक पर्दा है जो एक रूम को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, इसको हम सेप्टम कहते हैं। सेप्टम हमें बाहर से नजर नहीं आता। सेप्टम जब हम इसका सेक्शन काटते हैं तब विजिबल होता है। जैसे कि यहां पे हमने सेक्शन काटा हुआ है तो ये 2 सेप्टम आपको नजर आ रहे हैं। बाहर से जब आप देखेंगे तो इसकी बॉडी के अंदर आपको कंप्रेशन नजर आएगा, नीचे की तरफ बेंड नजर आएगा आपको। ये जो कंप्रेशन है इसको असल में हम कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। सो इनकी जो सेगमेंटेशन है, बाहर से ये कंस्ट्रिक्शन की फॉर्म में नजर आती है और उस कंस्ट्रिक्शन के अंदर नीचे जो मौजूद है वो दैट इज व्हाट वी कॉल सेप्टम। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते, बल्कि पूरी बॉडी के लिए वो एक ही दफा मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे गट एक सिंगल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा जो इन सारे सेगमेंट्स के अंदर से मूव करता हुआ पीछे की तरफ जा रहा है और वो इसके अंदर एक ही दफा है। हर एक सेगमेंट के अंदर बार बार रिपीट नहीं होता, बल्कि इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ देयर इज सिंगल एलिमेंट्री कैनाल। इसी तरह से ब्लड वेसल्स और नर्व कॉर्ड्स भी इनके अंदर थ्रू आउट द बॉडी कंटिन्यूस हैं और हर सेगमेंट के अंदर डिफरेंट नर्व कॉर्ड्स मौजूद नहीं है, बल्कि एक सिंगल नर्व कॉर्ड ही इनकी पूरी बॉडी के अंदर मूव करती है और वो सेप्टम से गुजरती हुई फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट्स जाती है। कंसीडरिंग जर्म लेयर्स, हम कहते हैं कि एनेलिड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। हम बहुत दफा इसका पहले जिक्र कर चुके हैं और इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक को पढ़ा हुआ है कि ऐसे एनिमल्स जो अपनी डेवलपमेंट के दौरान अपनी बॉडी के सेल्स को 3 लेयर्स में अरेंज करते हैं। बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, दरमियान वाली लेयर मेसोडर्म और अंदर वाली लेयर एंडोडर्म। इन 3 लेयर्स बनाने वाले एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है बिकॉज दे फॉर्म 3 लेयर्स ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और फिर ये 3 लेयर्स उनकी बॉडी के पार्ट्स बनाती हैं। अगर हम इनकी सिमेट्री देखें तो सिमेट्री का बेसिकली मतलब होता है कि सेंट्रल एक्सिस के गिर्द पार्ट्स या ऑर्गन्स की अरेंजमेंट। इनके अंदर ऑर्गन्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि ये सिंगल प्लेन से 2 मिरर इमेजेस में कट सकते हैं।
आप डायग्राम में देखें कि अगर ये हमारे पास एक एनेलिड है तो इसके एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर की तरफ ये जो प्लेन यहां पे शोन है, इस प्लेन से ही हम इसकी बॉडी को राइट और लेफ्ट पीस में कट करेंगे और ये दोनों पीसेस आपस में सेम होंगे, मिरर इमेजेस होंगे, इनमें ऑर्गन्स एक जैसे होंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई अदर ऑप्शन मौजूद नहीं है जिससे इसको कट करके हम दो मिरर इमेजेस हासिल कर सकें। तो ऐसी बॉडी एनिमल की कि जिसको सिंगल प्लेन से दो मिरर इमेजेस में कट किया जा सके, उसको हम बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी कहते हैं। सो दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। कंसीडरिंग देयर बॉडी कैविटी और सीलोम, हम देखते हैं कि एनिमल किंगडम में फर्स्ट टाइम फाइलम एनेलिडा से सीलोमेट्स आना स्टार्ट होते हैं। ऐसे एनिमल्स अपीयर होते हैं कि जिनमें ट्रू सीलोम मौजूद है। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जिक्र किया था कि फाइलम निमाटोडा के अंदर सूडो सीलोम मौजूद है, फॉल्स सीलोम मौजूद है, और उसको हमने डिफाइन किया था कि ये ऐसी सीलोम है जो कि डिराइव होती है ब्लास्टोसील से और ये मेसोडर्म से नहीं बनती। इट मींस जो ट्रू सीलोम है वो बनती है मेसोडर्म से, और आज हम उसकी फॉर्मेशन देखेंगे। तो ये हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो कि अपनी डेवलपमेंट के दौरान अपने बॉडी के सेल्स को 3 लेयर्स में अरेंज करते हैं और वो 3 लेयर्स आगे चल के उनकी बॉडी बनाती हैं। एक्टोडर्म इनकी बॉडी की वॉल बनाने में रोल प्ले करेगी, जो एंडोडर्म है वो इनकी गट मींस एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगी, और जो मेसोडर्म है ये 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाएगी। जो बाहर वाली लेयर जो बॉडी वॉल को अंदर से कवर कर रही है, इसे पैराइटल लेयर कहेंगे, और जो अंदर वाली लेयर मेसोडर्म की कवर कर रही है गट को, उसे हम विसरल लेयर कहेंगे। मेसोडर्म का 2 हिस्सों में तकसीम हो जाने के बाद दरमियान में स्पेस बनता है और यह स्पेस कहलाता है सीलोम, और सीलोम के अंदर फ्लूइड भी मौजूद है जिसको हम सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। सो ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम ऐसी बॉडी कैविटी है जो कि मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है और मेसोडर्म उसको इंटरनली और एक्सटर्नली कवर या लाइन करती है। हेंस दे हैव ट्रू सीलोम, सो दे आर टर्म्ड एज सीलोमेट्स। और इनके अंदर जो सीलोमिक फ्लूइड है, यहां पे जो लिक्विड भरा पड़ा है सीलोम के अंदर, ये इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है और ये बॉडी को सपोर्ट देता है। कीप इट इन माइंड कि जब भी आप एक इनकंप्रेसिबल लिक्विड को किसी जगह पे बंद करके उस पर प्रेशर डालते हैं तो वो लिक्विड सपोर्ट देता है। मीन टू से दैट अगर आप इमेजिन करें एक बैलून के अंदर आप जब पानी डाल देते हैं तो वो पानी उस बैलून को सपोर्ट देता है और उसको अंदर से स्ट्रेंथ देता है। अगर वही पानी उसमें से निकाल दिया जाए तो बैलून की वो स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। सो देयर सीलोमिक फ्लूइड एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर बोन्स वगैरह मौजूद नहीं है। सो दे हैव हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ सीलोमिक फ्लूइड अंडर प्रेशर। कंसीडरिंग देयर हैबिटेट्स, ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स को इनहिबिट करते हैं। ये मरीन वाटर्स में पाए जाते हैं, इसकी मिसाल है नेरीज। ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, स्टाइलेरिया इसकी एग्जांपल है। डैम्प सॉइल मींस वेट सॉइल के अंदर पाए जाने वालों में से बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थवर्म, और इसी तरह इनमें से कुछ स्पीशीज पैरासिटिक हैं जो कि होस्ट की बॉडी पे डिपेंड करेंगी, जिसकी बेहतरीन एग्जांपल है हेरोडो मींस लीच। अगर हम इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो इनके अंदर कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। गैसेस के एक्सचेंज के लिए इन्हें अपनी पूरी स्किन इस्तेमाल करनी पड़ती है। हम रेस्पिरेटरी सर्फेसेस की प्रॉपर्टी से वाकिफ हैं। हमें पता है कि कोई भी ऐसी सरफेस जिस पे गैसियस एक्सचेंज ने होना है उसे वेट होना चाहिए, तो इनकी स्किन को वेट और मॉइस्ट रखा जाता है म्यूकस सेक्रीट करके और सीलोमिक फ्लूइड बॉडी के बाहर सेक्रीट करके इनकी स्किन को मॉइस्ट रखा जाता है। और स्किन के अंदर जो कैपिलरीज मौजूद है, जहां डायग्राम में आपको नजर आ रही हैं, इन कैपिलरीज में मौजूद जो ब्लड है वो स्किन के थ्रू एनवायरमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करके बाहर भेजता है और बाहर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। इट मींस ये इनकी जनरल स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दे हैव नो स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम। लाइक नीमाटोड्स, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम के जिसमें 2 ओपनिंग्स हैं। एंटीरियर साइड के ऊपर माउथ मौजूद है जबकि पोस्टीरियर साइड के ऊपर एनस मौजूद है, और ये लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में है एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट जगहों के ऊपर स्पेशलाइज होके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है, जैसे कि आप फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड और इंटेस्टाइन देख रहे हैं। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स
ज्यादा बेहतर तरीके से और एफिशिएंटली अपना काम परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट एज कंपेयर टू सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है चीजों के बॉडी के अंदर जाने के लिए और वहां से बाहर आने के लिए। इनके माउथ के रीजन को अगर आप मैग्नीफाई करके देखें तो आप देखेंगे कि माउथ के ऊपर बॉडी की थोड़ी सी पोर्शन आगे की तरफ आया हुआ है और ये ओवरहंग पोर्शन है जो कि माउथ को ऊपर से कवर कर रहा है। इसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये फ्लैप ऑफ बॉडी जो आगे की तरफ ओवरहंग है और माउथ के ऊपर है उसको कवर कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोस्टोमियम। प्रो का मतलब होता है पहले और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। तो अगर आप इसकी बॉडी की तरफ जा रहे हो तो पहले आप इनकाउंटर करेंगे प्रोस्टोमियम इस फ्लैप से और फिर इसका माउथ आता है। दिस इज अब इनके अंदर जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, ऐसे एनालिड्स जो पैरासाइट्स हैं और वो होस्ट पे डिपेंड करते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सिंप्लीफाइड होता है। और ये बात बहुत ज्यादा ऑब्वियस है क्योंकि वो अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। दे डोंट नीड टू हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। कंसिडरिंग देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम, हर सेगमेंट के अंदर ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है और इसको हम नेफ्रीडिया कहते हैं। नेफ्रीडिया की टाइप्स हैं जिनमें से एक टाइप मेटानेफ्रीडिया यहां पे शो किया गया है। अब ये मेटानेफ्रीडिया आपको नजर आ रहा है डायग्राम में कि हर सेगमेंट के अंदर अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है और ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल है। अगर हम इसके कुछ लेबलिंग्स देखें तो यहां अंदर आपको लेबलिंग नजर आ रही है नेफ्रोस्टोम। ये इस ट्यूब का वो एंड है जो कि थोड़ा सा स्वोलन है, इसमें सुराख मौजूद है और इसके इर्द गिर्द सिलिया मौजूद है। सो ये इंटरनल ओपनिंग है। दिस इज इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग विच इज व्हाट वी कॉल नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम के बाद एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि कॉइल्ड है। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब स्टार्ट होती है नेफ्रोस्टोम से। इस लॉन्ग कॉइल ट्यूब को ब्लड वेसल्स ऊपर से कवर करती हैं और फिर ये ट्यूब आउटसाइड बॉडी ओपन होती है। बॉडी के ऊपर यहां पे आपको सुराख नजर आ रहा है, इसको हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है? जब ये नेफ्रोस्टोम के सिलिया बीट करते हैं तो यहां पे जो सिलोमिक फ्लूइड है वो सिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर चला जाता है और वो ट्यूब्स में मूव करता है। सिलोमिक फ्लूइड में जितने यूजफुल मटेरियल्स होते हैं ये ब्लड जो है उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, और जितने भी वेस्ट होते हैं वो इन ट्यूब से मूव करते हुए नेफ्रीडियोपोर से बॉडी से बाहर चले जाते हैं। यहां पे बहुत ऑब्वियस है कि हर सेगमेंट के अंदर अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है और ये ऑर्गन्स बार बार रिपीट होते जाएंगे। इट मींस ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं, एक जैसे ऑर्गन्स इनमें रिपीट होते जा रहे हैं। ऐसी डिवीजन को और ऐसी सेगमेंटेशन को हमने स्टार्ट में कहा था मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो इसको आप मेटामेरिज्म कह सकते हैं। इफ वी कंसिडर देयर नर्वस सिस्टम, यहां पे हमें ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि एक सिंपल ब्रेन मौजूद है और ये ब्रेन इनफैक्ट गैंग्लिया हैं। और व्हाट आर गैंग्लिया, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था अपने लेक्चर्स इंट्रोडक्टरी में कि गैंग्लिया इनफैक्ट न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज की कलेक्शन है जो किसी हद तक प्रोसेसिंग कर सकती हैं और ये एक सिंपल प्रिमिटिव पुराना ब्रेन की फॉर्म हम इसे कह सकते हैं, जिसके बाद आगे चल के एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन डेवलप होता है। आगे हम नेक्स्ट फाइलम्स में देखेंगे। सो इट इज अ सिंपल ब्रेन जो यहां पे मौजूद है। इनके एंटीरियर साइड के ऊपर की तरफ इसोफेगस के ऊपर ये सिंपल ब्रेन मौजूद है। ब्रेन से डबल नर्व कॉर्ड निकलती है जो आगे चल के कंबाइन होके वेंट्रल साइड से लॉन्गिट्यूडनली बैक साइड की तरफ जा रही है। जहां पे मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं जिसमें लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अलोंग द लेंथ। तो ये ऐसी नर्व है जो अलोंग द लेंथ मौजूद है, पूरी बॉडी की लंबाई में मौजूद है, इसलिए हम इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और इसके साथ साथ चूंकि ये बैली की साइड पे है इसलिए हम इसको वेंट्रल कहते हैं। सो वी हैव डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड और ये नर्व कॉर्ड अराइज होके आ रही है फ्रॉम सिंपल ब्रेन। और ये ब्रेन और ये नर्व जो है ये बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में और उसे कंट्रोल करने में रोल प्ले करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ एनालिड्स। एनालिड्स के अंदर मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जैसे कि टेस्टिस और ओवरीज। इनके अंदर बाज औकात एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। इसकी एग्जांपल्स हैं लीच और अर्थवर्म। कभी कभी सेक्सेस सेपरेट होती हैं और मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है और एक बॉडी के अंदर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और एक में सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिसकी एग्जाम्पल है नेरीज।
अब इस कंडीशन में इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, स्पर्म्स और एग्स को रिलीज किया जाएगा और बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है। इनकी डेवलपमेंट के दौरान यूजुअली लार्वी मौजूद होता है और ये लार्वा बनाते हैं। ऐसी डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अगर कोई एनिमल अपनी डेवलपमेंट के दौरान लार्वा नहीं बनाता और वो डायरेक्ट डेवलप होता है, ऐसी डेवलपमेंट को कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर लार्वा बने तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनका जो लार्वी है उसको कहा जाता है ट्रोकोफोर लार्वी। ट्रोकोफोर लार्वी की यहां पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये इसका माउथ मौजूद है, ये इसका एनस है और यहां पे ब्लैक कलर के अंदर आपको ये टफ जो नजर आ रहे हैं, दीज आर सिलिया। सिलिया होने की वजह से ये फ्रीली स्विम करता है पानी के अंदर, तो ये फ्री स्विमिंग लार्वी जो है ये कहलाता है यहां पे ट्रोकोफोर लार्वी। अगर हम इनमें लोकोमोशन कंसिडर करें तो लोकोमोशन के अंदर रोल प्ले करने वाले मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स और मुख्तलिफ इनके अंदर एडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से ये एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले जाते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अगर किसी एनिमल ने मूव करना है तो उसकी बॉडी में मसल्स का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा कर सकते हैं। इनके अंदर 2 तरह के मसल्स हैं। एक सर्कुलर मसल्स हैं जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर बॉडी के ऊपर मौजूद है, और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद हैं जो along the length of the body मौजूद हैं। These are longitudinal muscles और ये हैं सर्कुलर मसल्स। मसल्स के अलावा इनकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं काइटिन से बने हुए, और उनको हम केटी या फिर सीटी कहते हैं। और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एंकरेज का काम करते हैं। एंकरेज कहते हैं अटैचमेंट। एनिमल की बॉडी के ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इनको बॉडी को सरफेस के साथ या जिस सबस्ट्रेटम के ऊपर ये मूव कर रहे होते हैं उसको ग्रिप करने में, उसको अटैच करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जब हम मूव करते हैं तो हमारे फुट हमारे जमीन को टच करते हैं, इसी तरह से इनके ये सीटी जो होंगे वो उनको अटैच करने में हेल्प करेंगे सबस्ट्रेटम के साथ। ये जो सीटी या केटी हैं इनकी बॉडी में 2 तरह से पाए जाते हैं। यहां अगर आप नेरीज में देखें डायग्राम के अंदर तो आप देख रहे हैं कि ये नेरीज की बॉडी है और ये इसकी बॉडी की एक्सटेंशन है जो आगे की तरफ बढ़ी हुई है। तो बॉडी ये जो आगे की तरफ एक्सटेंड हुई हुई है, इस एक्सटेंशन को हम कहते हैं पैरापोडिया। और यहां पे पैरापोडिया के ऊपर ब्लैक कलर के अंदर आपको स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जिनको आप केची या फिर सीटी कहते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये डायरेक्ट बॉडी के साथ नहीं बल्कि बॉडी की एक्सटेंशन के साथ जुड़े हुए हैं और इस बॉडी की एक्सटेंशन को हम कहते हैं पैरापोडिया। अगर आप अर्थवर्म में देखें तो बॉडी की एक्सटेंशन नहीं है, बॉडी से बाहर की तरफ कोई भी एक्सटेंशन यहां पे मौजूद, कोई भी अपेंडेज मौजूद नहीं है जो बॉडी से बाहर की तरफ आ रही है, बल्कि ये जो सीटी हैं ये डायरेक्टली बॉडी के साथ अटैच हैं और ये बॉडी के अंदर छोटे छोटे सैक्स हैं, थैलियां हैं जिनमें से ये अराइज होकर बाहर की तरफ निकलते हैं। सो सीटी पैरापोडिया के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं और ये बॉडी के अंदर सैक्स में भी मौजूद हो सकते हैं। सैक्स की एग्जांपल में हमारे पास अर्थवर्म है और पैरापोडिया में हम नेरीज को कोट करते हैं। इनकी बॉडी के अंदर मसल्स और कीटी या सीटी के अलावा सीलोमिक फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इनकी बॉडी में सीलोमिक फ्लूइड ना हो तो स्केलेटन का रोल कोई भी प्ले नहीं कर पाएगा और स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मूवमेंट या लोकोमोशन के लिए। सो सीलोमिक फ्लूइड भी इनकी मूवमेंट या लोकोमोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे चल के हम इसका रोल भी देखेंगे। लीच के अंदर कीटी मौजूद नहीं होते बल्कि वो सकर्स की मदद से मूव करती है। ये हम इस फाइलम की क्लासिफिकेशन में डिटेल से देखेंगे। यहां पे हम इसका पैटर्न ऑफ लोकोमोशन डिस्कस करते हैं। हमने देखा था कि मसल्स मौजूद है और मसल्स 2 तरह के हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी लॉन्ग हो जाती है और पतली मींस थिन हो जाती है, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी शॉर्ट हो जाती है और थिक यानी कि वाइड हो जाती है। यहां पे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप समझ सकेंगे कि असल में एनालिड्स मूव कैसे करते हैं। सो एनालिड्स की मूवमेंट के लिए मैं इस एनिमल का एंटीरियर पोर्शन डिस्कस कर रहा हूं, दिस वन। अब आपने माइंड में रखना है कि डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन जो है ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। ये एनिमल राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहता है। ये इसका एंटीरियर एंड है जहां से ये मूव करेगा। यहां पे अगर आप इसकी बॉडी को देखें तो बॉडी शॉर्ट और थिक है यानी कि वाइड है। इट मींस हम कह सकते हैं कि यहां पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं और सर्कुलर मसल्स यहां पे क्या हैं, रिलैक्स। अब जबकि इसने मूव करना है तो ये क्या करता है, ये अपने सर्कुलर मसल्स को यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा
और अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को रिलैक्स करेगा। जब ये सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमने पढ़ा था बॉडी लॉन्ग और थिन हो जाएगी। तो ये देखें यहां पे आप देख रहे हैं बॉडी लॉन्ग हो चुकी है और थिन हो चुकी है। पहले बॉडी यहां तक मौजूद थी और अब ये आगे एक्सटेंड होकर यहां तक पहुंच गई है। तो सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बॉडी आगे की तरफ बढ़ गई, लॉन्ग और थिन हो गई। और ये जो बॉडी के एंटीरियर एंड के ऊपर मौजूद है सीटी, अब ये सीटी नीचे अटैच हो जाएंगे। जैसे ये सीटी नीचे अटैच होंगे सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी शॉर्ट होती है। जब ये बॉडी शॉर्ट होगी तो ये बॉडी आगे की तरफ पुल हो जाएगी। इस तरह ये आगे मूव करता जाएगा। तो इसके स्टेप्स में ये क्या करेगा, नंबर 1 सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नंबर 2 बॉडी लॉन्ग और थिन होगी, नंबर 3 अपने सीटी को नीचे अटैच करेगा, नंबर 4 अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आगे की तरफ पुल हो जाएगा। यहां पे आप इस डायग्राम में इन सारे स्टेप्स को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जब इस एनिमल की बॉडी आगे बढ़ रही है तो वो थिन हो रही है, ये देखें। और ये थिन इसलिए हो रही है क्योंकि सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और थिन होकर ये बॉडी आगे बढ़ती है और फौरन उसके बाद ये थिक हो जाती है। तो जब ये बॉडी थिन होकर आगे बढ़ती है तो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये सीटी अपने आगे अटैच करता है और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और बॉडी थिक होती है, शॉर्ट होती है और आगे की तरफ पुल हो जाती है। सो ये स्टेप्स बार बार रिपीट होते हैं और एनिमल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाता है। फाइलम एनेलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम का भी आगाज हो जाता है और ये वो सिस्टम है कि जिसके अंदर बॉडी फ्लूइड्स फ्लो करते हैं। सो इनके अंदर हम देखेंगे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है और वो बाहर निकल के बॉडी के टिश्यूज के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं आता। दैट इज व्हाई इसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो यहां पे हमें ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं और इनके अंदर ब्लड मौजूद है, ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता। ये ऊपर वाली ब्लड वेसल्स डॉर्सल वेसल कहलाती है, नीचे वाली ब्लड वेसल वेंट्रल ब्लड वेसल कहलाती है और ये हैं लैटरल ब्लड वेसल्स और यहां पे इनको लैटरल हार्ट्स कहा गया है। इसकी रीजन ये है कि ये जो लैटरल ब्लड वेसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट करने की मदद से ब्लड को हेल्प करेंगी कि वो फ्लो करे। मींस ये हार्ट का रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं। जैसे हमारी बॉडी में हार्ट ब्लड को पंप करता है, इनकी बॉडी के अंदर ये लैटरल ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और ये ब्लड को फ्लो करने के लिए नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करती हैं। हेंस दे आर टर्म्ड एज लैटरल हार्ट्स। इनकी बॉडी के अंदर ब्लड गैसेस और न्यूट्रिएंट्स दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। एनालिड्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना बरोइंग एक्टिविटी का फिनोमेना पाया जाता है। बरोइंग एक्टिविटी में आप डायग्राम में अगर देखें तो एनालिड्स मट्टी के अंदर सुराख बना के उसमें रहते हैं। इसको हम बरोइंग एक्टिविटी कहते हैं। अर्थवर्म को इसकी बरोइंग एक्टिविटी की वजह से नेचुरल प्लॉ यानी कि कुदरती हल कहा जाता है। वी आर फेमिलियर कि जब हम अपने खेतों में हल चलाते हैं तो उसकी वजह से हमारे खेत मेंटेन रहते हैं। कुछ इसी तरह का काम अर्थवर्म भी करता है। अर्थवर्म जब हमारी मिट्टी में रहता है और खेतों के अंदर वो बरोइंग करता है तो इस दौरान वो उनमें सुराख करता है जिसकी वजह से पानी का गुजर और हवा की सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है। सो ये इंप्रूव करता है एरेशन और ड्रेनेज ऑफ सॉइल। सेकंड, ये मट्टी को नरम करता है जिसकी वजह से मट्टी के अंदर रूट ग्रोथ अच्छी होती है और रूट्स तक पानी भी पहुंचता है और हवा भी पहुंचती है और उनके अंदर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है। दैट इज व्हाई वो बेटर मेटाबॉलिज्म और सॉफ्ट सॉइल की वजह से रूट्स अच्छी ग्रो करती हैं। जब रूट्स अच्छी ग्रो करेंगी तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। इसी तरह से जब ये बरो करता है तो ये मिनरल्स को मिक्स करता है सॉइल के अंदर और मिक्सिंग की वजह से मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाती है। फाइलम एनेलिडा को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। इनमें सबसे पहली क्लास पोलीकीटा है। इसको ये नाम क्यों दिया गया? इस क्लास में पाए जाने वाले एनिमल्स के ये कैरेक्टर है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि सीटी या कीटी। बहुत ज्यादा सीटी या कीटी बॉडी में होने की वजह से इनको पोलीकीटा कहा जाता है। पोली का मतलब है मेनी, कीटा का मतलब है कीटी या फिर सीटी जो कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्टिंक्ट हेड मौजूद है। दोनों एग्जांपल्स में आपको हेड बड़ा वाजे नजर आ रहा है। हेड के ऊपर एक्सटेंशंस मौजूद हैं जिनको हम पैल्प्स कहते हैं और टेंटिकल्स कहते हैं। ये पैल्प्स और टेंटिकल्स मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये सर से अराइज होने वाली फिलामेंटस अपेंडेजेस हैं जो सेंसरी फंक्शन भी हो सकती हैं और ये फूड गैदर करने में भी हेल्प कर सकती हैं। कंसीडरिंग देयर रिप्रोडक्शन, इनके सेक्सेस सेपरेट हैं और डेवलपमेंट के दौरान ये ट्रोकोफोर लार्वी बनाते हैं। इट मींस इनकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है।
इनके जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं मींस कीटी और सीटी वो बॉडी की एक्सटेंशन पे मौजूद है। यहां पे आप डायग्राम में देख रहे हैं बॉडी के साइड से एक्सटेंशंस निकली हुई हैं और उनकी टिप्स के ऊपर सीटी या कीटी मौजूद होंगे। ये एक्सटेंशंस कहलाती हैं पैरापोडिया और ये आमतौर पे एक्वाटिक हैं। इनमें एग्जांपल्स हैं नेरीज की और फिर कैटोप्टेरस की। The second class is Oligochaeta. Oligo means few and chaeta means KT और CT. इनकी बॉडी के अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स पोलीकीट से कम होते हैं, इसलिए इनको ओलिगोकीटा कहते हैं। ओलिगो का मतलब है फ्यू या चंद एक। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे कि इनका हेड कोई डिस्टिंक्ट मौजूद नहीं है। यहां पे आप देखें आपको हेड वाजे नजर नहीं आ रहा और यहां पे डिस्टिंक्ट हेड मौजूद नहीं है। इनके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन आपको नजर आएगी। हमने देखा था कि इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स मौजूद हैं। ऊपर से आपको यहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आ रही है। अगर आप इनकी बॉडी का सेक्शन काटें तो अंदर आपको सेप्टम नजर आएगा जो इनकी बॉडी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। इनके ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन सीटी हैं जो इनकी बॉडी की वॉल के अंदर मौजूद सैक्स में मौजूद होते हैं। यहां पे आप सीटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन को देखें तो ये हर्मैफ्रोडाइट हैं। एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल मौजूद होते हैं। डेवलपमेंट के दौरान ये लार्वी फॉर्मेशन नहीं करते। इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वाटिक भी, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अर्थवर्म की है जिसमें लंब्रिकस टेरेस्ट्रिस है और फेरेटिमा पोस्ट्यूमा मौजूद हैं। थर्ड एंड लास्ट क्लास ऑफ द फाइलम एनेलिडा इज क्लास हिरुडिनिया। इसके अंदर हम देखेंगे कि आपको लीचेस नजर आएंगी। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि इनके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं। मींस एनिमल की बॉडी के अंदर सेगमेंट्स का नंबर फिक्स होता है और सब एनिमल्स के अंदर उतने ही सेगमेंट्स मौजूद होंगे। इनकी सेगमेंटेशन में एक एडिशनल पॉइंट यह है कि इनके अंदर एन्यूलाई मौजूद होते हैं। व्हाट आर एन्यूलाई? एन्यूलाई इनके अंदर एडिशनल सर्कुलर रिंग्स होते हैं या मार्किंग्स। ये अगर आप इस बॉडी को गौर से देखें तो यहां पे एक हमें बड़े ऑब्वियस डिस्टिंक्ट किस्म के बड़े सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं और इन बड़े सेगमेंट्स के अंदर छोटे छोटे भी लाइंस हमें सर्कुलर मार्किंग्स नजर आ रही हैं। ये जो बड़े सेगमेंट्स के अंदर छोटी छोटी सेगमेंटेशन हमें नजर आ रही है इसको हम सेकेंडरी सेगमेंटेशन या फिर एन्यूलाई कहते हैं। सो दीज आर व्हाट वी कॉल एन्यूलाई। इफ वी टॉक अबाउट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर हर्मैफ्रोडाइट। एक एनिमल की बॉडी के अंदर दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होंगे। इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि ये ट्रोकोफोर लार्वी बनाते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और इनकी मूवमेंट के अंदर कोई कीटी या सीटी मौजूद नहीं होंगे बल्कि ये एंटीरियर और पोस्टीरियर सकर्स को इस्तेमाल करते हुए और ये बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए मूव करेंगे। आमतौर पर ये एक्वाटिक होते हैं और इनके अंदर डिस्टिंक्ट हेड मौजूद नहीं होता और इनके जो सकर्स हैं उनके अंदर काइटिन से बने हुए जॉज मौजूद होते हैं और ये एंटी कोएगुलेंट भी प्रोड्यूस करते हैं। काइटिनस जॉज की मदद से ये अपने आप को अपने होस्ट के साथ अटैच करते हैं ताकि ये ब्लड सक कर सकें, और एंटी कोएगुलेंट ये इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि होस्ट का ब्लड कोएगुलेट या जम ना जाए और वो कंटिन्यूसली उसको सक करते रहें। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में हिरुडो मेडिसिनेलिस मौजूद है जिसको किसी दौर में मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते थे। जब किसी ऑर्गन के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता था तो उसको इंप्रूव करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था।